जहाँ जहाँ से सैलाब और क़यामत गुजर चुकी है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा जी, तो अब वहाँ क्या हाल है? इसलिए कि कैमरे तो सारे पंजाब पे हैं और अब रफ्ता रफ्ता सिंध की तरफ आ रहे हैं। तो ये था क्या हमने जी, बुनैर से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे वहाँ की ताज़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तबाही आई है वो बुनैर में ही आई थी बज़ाहिर। पूरे अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो आपको पता है कि 488 अमवात की रिपोर्ट है हमारे पास। 3000 से ज़ायद एकड़ ज़रई ज़मीन बुरी तरह से मुतासिर हुई है। और पंजाब की अगर अभी हम जिसके अभी हाल में बात कर रहे हैं, 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं और कहा जा रहा है 13 लाख एकड़ ज़मीन जिसमें ज़रई शामिल है, ज़ेरे आब है। अब इस वक्त तो आप समझे ना कि क्राइसिस रिपोर्टिंग चल रही है, इतने क्यूसेक यहाँ से ये बराज दूसरी बराज। मैं आने वाले दिनों में मैं सिर्फ इसे भी कहना चाह रहा हूँ, हमें तैयार होना चाहिए कि एक सप्लाई शॉक भी आएगी, फूड सप्लाई शॉक में, और इस तरह नहीं, ये कहानी तो अब शुरू हुई है, इसकी जो कीमतें हैं वो भी, उसमें भी आप बहुत इजाफा देखिए। अगले 6 महीने तक सैलाब तरह तरह से हमें डराएगा। अच्छा, सैलाब में से सियासत भी मुतासिर हुई है, इंतखाबी सियासत, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि कौमी और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तें खाली हुई थीं। PTI के अरकान को चूँकि अदालतों से सज़ा मिल गई है, लिहाजा नशिस्तें खाली हैं, तो उन पर जो ज़िमनी इंतखाब है वो फ़िलहाल मुलतवी किए जा रहे हैं, बाद में डेट्स का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा जो मॉनसून का नवा मरहला है, ये मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, नवा मरहला शुरू हुआ चाहता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ठट्टा, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, सांगढ़, कराची, हैदराबाद और जामशोरो यहाँ बारिश का ज़्यादा इम्कान है। पंजाब की अगर मैं बात करूं तो PDMA के अहदेदार हैं इरफान अली काठिया। उन्होंने कहा है कि भाईजान इस कदर पानी है कि रावी का पानी सधनाई के मुकाम पे दरियाए चनाब में शामिल होता है, लेकिन दरियाए चनाब ने रावी से माजरत कर ली है क्योंकि चनाब में इस वक्त 8 लाख क्यूसिक पानी बह रहा है। लिहाजा रावी का पानी जो है वो वापस जा रहा है और उससे उल्टा और जो देहात हैं जो ऑलरेडी ज़ेरे आब हैं वो मज़ीद मुसीबत में आ गए हैं। ये मैंने पहली बार सुना है कि दरिया उल्टा चलने लगा है मिलने की बजाय, तो इससे आप शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद जो ख़बर है वो ये है कि चनाब, रावी और सतलुज मुस्तकिल ज़ोरों पे हैं, हालांकि उम्मीद ये थी कि टूटना चाहिए। भारत ने आज फिर सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की एक वार्निंग, एक अलर्ट पाकिस्तान को दिया है। अगर ये दरिया का पानी कम नहीं होता तो फिर कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बूरेवाला, आरिफ वाला और बहावल नगर जो हैं वो मज़ीद मुतासिर हो सकते हैं। हम समझ रहे थे कि शुमारी इलाका जात और कश्मीर में अब बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा थम गया है, लेकिन वहाँ के बारे में भी इत्तलात हैं कि एक और बारिशों का जो स्पेल है उस इलाके को ज़हनी तौर पे तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के माया नाज हाइड्रोलॉजिस्ट, माहिर आबियात कहना चाहिए जी, हाइड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हसन अब्बास इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप आजकल ज़ाहिर है कि हर चैनल आपको बुला रहा है और कुछ ना कुछ आपसे पूछने की और सीखने की कोशिश कर रहा है, और आपने ज़ाहिर है कि आपका जो एक नुक्ता नज़र है आप बड़ी तफसील से और क्लियरिटी के साथ बयान भी कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना पानी, गैर मामूली पानी जब आ जाए, कोई कह रहा है 1955 के बाद से ऐसी क़यामत नहीं देखी गई, कोई कह रहा है 1988 के बाद से इतना पानी नहीं आया। बहरहाल इतना जब पानी आ जाए और 3 दरिया इतने गुस्से में हों कि उनका गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हो पा रहा बल्कि और बढ़ता हुआ लग रहा है, तो ऐसे में कोई भी फार्मूला कैसे चल सकता है? देखिए, इसमें फार्मूला तो जो एक ही है इसका कि अगर हम तैयार हों आइंदा के लिए, अभी तो जो हो रहा है वो तो हो रहा है, उसमें जितनी हमने तैयारी पकड़ी सी पकड़ ली, और अभी तो हमारे साथ वही होगा जितनी हमारी तैयारी है।
यानी ये इसी तरह से है कि अगर एक टीम जो है वो मैच खेलने के लिए आती है और उसकी तैयारी नहीं है तो फिर तो उसने मैच हारना ही हारना है, लेकिन अगली दफ़ा अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं तो फिर ये दरिया और ये सैलाब जो हैं ये आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जितना इस वक्त ये पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये तो हम तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे ना, हमें इस चीज़ की तवक्को ही नहीं थी कि इतना पानी भी आ सकता है और आएगा। ऊपर से वो दरिया जो बंद हो गए, जो हमने सिंथास मुआहदे में उधर दे दिए, वो उसमें तो पानी आना ही बंद हो गया हुआ था, उसमें सिर्फ लिंक कैनाल्स का पानी चलता था और कोई थोड़ा बहुत और पानी आ जाता था दाएं बाएं से। तो उधर के जो स्पेशली रहने वाले लोग थे वो दरिया के बहुत करीब आ गए हुए थे। एक ये बहुत बड़ी वजह है पंजाब में। अच्छा, आपने डॉक्टर साहब आपने कहा अगली बार के लिए तैयारी कर लें। मेरा ख्याल है कि हमारी जो ट्रेन है वो शायद अब छूट चुकी है, इसलिए कि अगले साल भी अगर इतना ज़्यादा पानी आ गया, अब एक साल में जहाँ हमने 70 साल में तैयारी नहीं की, वहाँ अगर एक साल का जो विंडो है उसमें हम क्या कर लेंगे, तो अगले साल भी पानी इतना ही आता है और उससे अगले साल भी, और ये ट्रेन चल पड़ती है तो फिर क्या होगा? देखिए, इसमें हमें को थोड़ा सा फेज़ वाइज चलना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो लोग इस दफ़ा सैलाब से हिट हुए हैं और जिस तरीके से भी उन्होंने सरवाइव किया है, अच्छा किया है या बुरा किया है, अगले सैलाब के टाइम पे हर किसी का, हर मुतासिर होने वाले का कोई ना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो ज़रूर होगा कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेते, वैसे नहीं वैसे कर लेते। तो वो कम्युनिटी लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ रेजिलियंस नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखी जाएगी, क्योंकि सब लोग एक्सपीरियंसड हैं। अब किसी बुजुर्ग से सुने जी 1955 में सैलाब आया था तो हमने क्या किया था, तो वो बुजुर्ग भी आपको कम ही मिलेंगे। लेकिन अगले साल अगर ये सैलाब आता है तो बच्चा बच्चा जो है उसको पता होगा कि सैलाब क्या होता है। तो थोड़ी बहुत बैटल्ड हार्डनेस हमारे बीच में डेफिनेटली होगी अगले सैलाब से पहले। तो एक तो वो चीज़ है जिसको हम कुछ भी ना करें तो वो हमारे बीच में इस सैलाब ने कुछ ना कुछ हमें सिखाया है। दूसरा ये कि अगर हम थोड़ा सीरियस होके इस चीज़ पे तैयारी शुरू करें कि भाई और कुछ नहीं तो सिर्फ जोनिंग कर लें हम, और जोन के बीच में लोगों को पता हो कि कौन हाई हैजर्ड जोन में है, कौन मीडियम हैजर्ड जोन में है और कौन लो हैजर्ड जोन में है। और फिर उस हैजर्ड जोन के हिसाब से हमारी कुछ ना कुछ प्लानिंग जो है वो अगर ऑन ग्राउंड नहीं भी होती तो उसकी डिसमिनेशन कम्युनिटीज़ को पता चल जाए। कम्युनिटीज़ को और कुछ भी नहीं आप कर सकते तो इंस्ट्रक्शंस तो पास कर दें। अभी ये मोबाइल नेटवर्क, व्हाट्सएप, ये वो इतना कुछ है, लोगों को इतना पता हो कि यार सैलाब से पहले और कुछ नहीं करना तो कुछ थोड़ा राशन इकट्ठा करके रख लेना है घरों में, अपने जो कीमती सामान है उसको ऊपर वाली मंजिल पे शिफ्ट कर देना है, या जिधर आपके घर बने हुए हैं उसके बीच में अगर आपके पास कोई और ठिकाना है अपनी महंगी चीज़ें रखने का, आपने वहाँ पे पहुँचा देना है। तो इस किस्म के इक़दामात तो कम्युनिटी लेवल के ऊपर और अवेयरनेस लेवल के साथ साथ हो सकते हैं। और आजकल देखिए हर कोई व्हाट्सएप देखता है, हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर है, तो जिस तरह से एक कंपेन चलती है सोशल मीडिया के ऊपर जो एहतियाती तदाबीर की कंपेन है कि अगर आपके घर में सैलाब आ गया तो आपने क्या करना है, अगर आपके घर में बेसमेंट है तो बेसमेंट में आपने रात नहीं गुजारनी। अच्छा, ये तो आपने इंडिविजुअल सतह पे आपने बताया डूज और डोंट्स जो हैं, लेकिन रियासती सतह पे भी कुछ सजेस्ट करेंगे, इसलिए कि हमारे पास विंडो फर्ज करके चलेंगे सिर्फ 10 महीने की है अगले सैलाब के लिए। जी देखिए, उस 10 महीने में फिर हमारी डिटर्मिनेशन है कि हम क्या क्या करना चाहते हैं और हम कितने अपने रिसोर्सेज उस तरफ कमिट करते हैं। ये जो जोनिंग वाला काम है ना, ये तो 10 महीने में हो जाता है। इसके ऊपर जो आपने फ्लड इंस्ट्रक्शंस देनी है लोगों को, कम्युनिटीज को, वो ड्राफ्ट भी बन जाते हैं। और जब जोनिंग हो रही है तो जरूरी नहीं कि जब जोनिंग हो जाएगी तो फिर आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है। जोनिंग की इंस्ट्रक्शंस आपने साइमल्टेनियसली लिखनी है, तो बाय द टाइम जोनिंग होती है इंस्ट्रक्शंस भी आपकी तैयार हो जाती हैं। और कम्युनिटी लेवल के ऊपर मैं फिर इस चीज़ पे दोबारा जोर दे रहा हूँ कि जब तक कम्युनिटी के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो जितना मर्जी एनडीएमए के चेयरमैन को पता हो कि क्या करना है, जब तक कम्युनिटी तक वो इंफॉर्मेशन नहीं होगी उस वक्त तक उस इंफॉर्मेशन का और उस सारे एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैप्स बनाएं, डिस्ट्रीब्यूट करें, गूगल के ऊपर अपने इमेजेस लगाएं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, लिंक्स बनाएं, आईटी के थ्रू आप करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, इस इंफॉर्मेशन की साइंटिफिक बेसिस पे इसको डिसेमिनेट करने की। तो डिसेमिनेशन डाउन टू कम्युनिटी लेवल, ये है वो काम जो आप
कर सकते हैं अगले स्लैब के ऑनसेट से पहले, तो ये करना बहुत यहाँ बिल्कुल मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब 100% एग्री करूंगा। देखें पिछले इलेक्शन में हमने देखा है कि पूरी जो जब भी वो इंतखाबी निशान बदल जाते थे, सारी व्हाट्सएप पे जाता था, सबको पता होता था। अच्छा, अगर एक बंदे के पास भी व्हाट्सएप है गांव में, वो 50 बंदों को आके बताएगा, और ये एक मतलब बहुत ही एक आसान और लो कॉस्ट और फायदेमंद तरीका है जो डॉक्टर साहब सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हमारे पास डेटा मौजूद है, डेटा हमारी आंखों के सामने है। हाँ, आई मीन डेटा बह रहा है, डेटा बह रहा है, हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी है। और डॉक्टर साहब अब जाहिर है आपका बहुत एक्सपीरियंस है, मैं आपसे एक चीज़ सजेशन लेना चाह रहा हूँ कि अगर बंदा जाए फॉर एग्जांपल ईस्ट एशिया, मैं यहाँ पे थाईलैंड की बात कर रहा हूँ, थाईलैंड पे आपको याद है कि जब सुनामी आई थी, मेरे ख्याल 2001 की बात है शायद, मुझे एग्जैक्ट साल याद नहीं है। अभी भी वहाँ पर अगर आप जाएं तो आपको जगह जगह पे एक साइन होगा, एक रूट बना होगा, सुनामी इवैक्यूएशन जोन, कि आप चढ़ाई पर जा सकते हैं, आपने यहाँ से जाना है। अच्छा, 25 साल हो गए हो सुनामी को, लेकिन वो बोर्ड्स अभी भी फ्रेश हैं, मतलब कि उनको मेंटेन किया गया है। तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, ये तो करना कोई बिल्कुल ही नामुमकिन बात नहीं है, और हमारे पास इतने वसाइल तो हैं कि लोगों को पता हो कि यार अगर इतना फ्लो आ रहा है तो ये डेंजर जोन है, ये सेफ जोन है, कहाँ से निकल के कहाँ जाना, कहाँ से निकल कर कहाँ जाना है। तो डॉक्टर साहब अब अगेन सारी बात होती है कि हम हमेशा यही बात कर रहे होते हैं कि ये करना चाहिए। यकीनन आपकी बात हो रही होगी इस वक्त भी हुकूमती एहलकारों से, बेशक वो एनडीए में हो या जो भी हो, क्या, और इस वक्त माना कि वो हालत जंग में है, लेकिन क्या आपका ख्याल है कि इतने बड़े सानिए के बाद कुछ थोड़ी सी सोच आएगी कि यार इन चीज़ों पे भी काम करना चाहिए? जी डेफिनेटली आएगी भी, और आ भी रही है, हम लोगों से मिल रहे हैं, और ये अवेयरनेस जो है वो हुकूमती सतह से लेके तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक और डाउन टू कम्युनिटी लेवल ये है। इसको हम डिनाई नहीं करते कि लोगों को पता ही नहीं, वो लोग अभी भी मस्ती में बैठे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल आर वर्किंग। इसमें बेसिकली देखिए, जो हमने ये जो एनडीए में बनाया, इसने बहुत काम किया है। रिलीफ रेस्क्यू एफर्ट्स जो हैं वो इन लोगों की और कम्युनिटी की और बाकी मिलिट्री की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की, दे आर कमेंडेबल। वो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन जिस वक्त आप थोड़ा ठंडे दिल से सोचते हैं इन चीज़ों को, तो आपने फ्लड की डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस बनानी होती हैं। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज कम्युनिटी एजुकेशन, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इज, मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी जो आपका जोनिंग का प्लान है, फिर उस जोनिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। और करते करते जो आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है वो रिलीफ एंड रेस्क्यू की होती है। हमने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे बहुत काम किया है। 2005 के ज़लज़ले के बाद से ये हमने काम शुरू किया। 2010 के फ्लड्स में भी वो हमने इस लाइन के ऊपर बहुत काम किया। वो बहुत डेवलप हुई, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। उनके रिलीफ रिस्पांस की जो है वो काफ़ी मतलब है कि स्ट्रेटेंड अप ड्रिल्स हैं अभी। लेकिन दिस इज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो हमने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे सबसे पहले काम किया है। हमने जो इससे पहले वाली लाइंस ऑफ डिफेंस हैं उसके ऊपर भी इतना काम नहीं किया। इसलिए अब हमें चाहिए कि हम उन दूसरी लाइंस ऑफ डिफेंस पे काम भी करें, क्योंकि अगर कम लोग इंपैक्ट होंगे तो रिलीफ एंड रेस्क्यू की जो लोड है उन लोगों के ऊपर वो कम होगा, और हम ज्यादा लाइव्स को सेव कर सकते हैं बाय अर्ली वार्निंग और बाकी चीज़ों से। और फिर भी जो हिट हो जाता है उसके ऊपर हमारे रिसोर्सेज इतने होंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें। क्योंकि अभी तो ये मसला है कि लोग ज़्यादा हैं और रेस्क्यू का अमला कम है। तो वो चीज़ें जो है ना वो बेहतर मैं देखता हूं कि वो अगली दफ़ा हो सकती हैं बआसानी। हाँ, और शायद इस इतने बड़े सानिए के बाद हो भी जाए। अब मैं एक और सवाल है आपसे डॉक्टर साहब, और ये कई लोगों से ये सवाल किया है कि पाकिस्तान में हमारा एक अलमिया ये है, ट्रेजेडी है अगर आप कहना चाहें, कि कई सालों तक तो हम पानी को तरस रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि 2 तो हमारी रिवर्स डेड थी और एकदम से वो दोबारा ज़िंदा हो गई हैं। और फिर जैसे कि इस साल हम देखते हैं कि इतना पानी आता है कि जाहिर है कि हम काबू नहीं कर सकते इसके ऊपर। क्या कोई ऐसे आसान या कोई स्टेज वाइज तरीके हैं कि इफ़ेक्टिवली इस पानी को इस्तेमाल किया जाए, बेशक वो ग्राउंड वाटर एक्विफर को रिचार्ज करने के लिए या रेजर्वार्स में? आजकल जाहिर है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि सिर्फ डैम सोल्यूशन है, हम डैम्स के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन
1 2 3 जैसे आपने कहा है कम्युनिटी रिस्पांस का, तो वाटर कंजर्वेशन और प्रेजर्वेशन के 1 2 3 क्या हो इस तरह की सूरत हाल में? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ये जो पानी आपके लैंडस्केप में आता है ना, ये उस लैंडस्केप को रिजुविनेट करता है। रिजुविनेशन में ये है कि दो चीज़ें वो रिजुविनेट करता है। एक तो वो जो उसके साथ सिल्ट आती है वो ज़मीन पे बिछाता है, उसके सॉइल्स को लीच डाउन करता है, वो उसके एक्सेसिव पोल्यूटेंट्स को लीच डाउन करता है और उसको जो है वो जरखेज़ बनाता है। और आई एम श्योर कि अभी जिन लोगों की फसलों का नुकसान हुआ है वो जहाँ से पानी उतर जाएगा वहाँ पे विंटर की बम्पर क्रॉप्स होंगी। ये 2022 के फ्लड्स के बाद भी हमने देखा कि बम्पर क्रॉप्स हुई जहाँ से फ्लड उतर गया था। तो एक तो ये इसका एक नेचुरल इकोलॉजिकल सर्विस है जो आपको फ़ायदा देता है। दूसरा, आपके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज रिचार्ज होते हैं और उसके बाद आपके जो कुएँ हैं उनके बीच में फ्रेश पानी आ जाता है और फिर वो सप्लीमेंट करता है आपके इरिगेशन नीड्स को, आपकी कम्युनिटी की नीड्स को, और आपके शहरों के बीच जो कुएँ उनमें पानी ऊपर आ जाता है। जो दरियाओं के करीब रहने वाले लोग हैं वो दरिया का लेवल देख के बताते हैं कि जी कुएं में कितना पानी ऊपर जाएगा, और अगले दिन तक शाम तक कुएं में भी पानी ऊपर आया होता है। मेरा खुद घर जो है वो गांव जो है वो बिल्कुल दरिया के करीब है, चिनाब के साथ है, और वहाँ पे बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि वो डग वेल्स होते थे बड़े बड़े, उसमें कभी पानी ऊपर आया होता था तो कभी नीचे आता था। हम गर्मियों की छुट्टियों में उधर जाते थे तो देखते थे कि जनाब पानी कुएं का काफ़ी नीचे है। रात को रेला गुजरता था गर्मियों की छुट्टियों में, यही बरसात का, तो सुबह आके देखते कि कुएं में पानी ऊपर आया हुआ है। तो ये हमारे दरियाओं की एक बहुत बड़ी खसूसियत है और ये हमारे एक्वेफर की एक बहुत बड़ी करेक्टरिस्टिक है कि हमारी जो लीकेंस वैल्यू है, जो दरिया एक्वेफर को रिचार्ज करते हैं, वो बहुत स्ट्रांग है। तो हमने अभी तक इसके ऊपर सीरियसली सोचा नहीं है। ये हमारी राह निजात बन सकता है, क्योंकि जो आपने बात की कि 3 महीने पानी आया फिर 3 महीने जो है खुश्की हो गई, जो आपका सरफेस वाटर फ्लो है वो इंटरमिटेंट है। और अगर आप अपनी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरफेस वाटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरमिटेंसी आती है, जिस तरह की आपकी कैनाल्स में है। कभी कैनाल रोटेशन पे जा रही होती हैं, कभी कैनाल क्लोजर पे जा रही होती हैं पानी की कमी की वजह से, और कभी ज्यादती की वजह से आपने उनके गेट बंद किए होते हैं। तो ये जो इंटरमिटेंसी है ये ग्राउंड वाटर में नहीं है। अगर आप बतदरीज लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं कि आपने अपने जो सिस्टम्स हैं उनको सरफेस वाटर से निकाल के ग्राउंड वाटर के साथ कनेक्ट करना है, तो आपकी अल्टीमेट सिस्टम बनता है इस मुल्क में विच वुड बी लीडिंग द वर्ल्ड, क्योंकि आपके पास वो एक्वाफर की कैपेसिटी है जो इंडस ने बनाई है, और इसको हाइड्रो जियोलॉजिकल मिरेकल ऑफ नेचर कहा गया है, क्योंकि इस किस्म की स्ट्रॉन्ग एक्वाफर रिवर रिलेशनशिप बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो हमेशा अवेलेबल होता है, उसमें इंटरमिटेंसी नहीं है। हमने अपने आप को एक दफ़ा ग्राउंड वाटर के साथ कनेक्ट कर दिया तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे सैलाब आए, चाहे ड्राउट आए, चाहे कुछ और हो, वो हम उसके साथ कनेक्ट रह के तो क्लीन वाटर, और इसमें नेचुरल फिल्ट्रेशन भी है, ये भी हम ले सकते हैं। तो ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं, और इनके लिए अगर आप कोई इंटरनेशनल जगह पे जाके ग्रीन फंडिंग के को टैप करने की कोशिश करते हैं तो दुनिया जहान आपको ये वाली ग्रीन फंडिंग देने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब, आई थिंक दैट इज एन एक्सीलेंट प्रपोजल के मतलब डिजास्टर में भी अपॉर्चुनिटी है और आप सानिया से भी सीख सकते हैं। हाँ, मतलब आप जो एलोपैथी है उससे पुरानी हिकमत पे आ जाएं जो कि चल रही थी। हाँ, हमारे जैसे भी आप देखना चाहें, हमारे मिजाज के हिसाब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।